ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एक ऐसा चैप्टर है जो कि सबको बड़ा प्यारा लगता है, पर कहते हैं ना प्यारी से ही काट कर चले जाती है, ऐसे ही ये भी धोखा देने वाला चैप्टर है। बहुत सारे नंबर का चैप्टर आता है, इजी भी आता है, पर बहुत सारे बच्चों के नंबर कट जाते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, किन चीजों पर ध्यान देना है, कैसे इजी तरीके से चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन आने जा रहे हैं, ये सारी चीजें आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। मैं हूं धीरज सैनी, ये चैनल है मास्टर जी क्लासेस। बिना किसी देरी के शुरू। सबसे पहली चीज भाई, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जब हम बोल रहे हैं, चैप्टर का नाम है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात ऑब्वियस सी बात है, हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन आई के बारे में क्या पढ़ना है, बच्चे सिर्फ डायग्राम करके चले जाता है, ऐसा नहीं है। डायग्राम के साथ में सारी प्रॉपर्टीज भी आपको याद रहनी है। जैसे देखो भाई, अगर हम कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया के बारे में क्या चीज याद रखनी है भाई। कॉर्निया सबसे पहली बात आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, और इसके यहाँ पर मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन होती है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन यहाँ पर होती है। क्यों, खुद सोचो, लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से एकदम इस मीडियम के अंदर आ रही है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया एयर से इस मटेरियल के अंदर आना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट देखी जाती है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा कॉर्निया की एक खासियत बात ये भी है कि ये ट्रांसपेरेंट इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्लड की सप्लाई नहीं है। तो दिमाग में आएगा सर ब्लड सप्लाई नहीं है सेल के पास तो जिंदा कैसे है। देखो, दो चीज चाहिए होती है मेनली, खाना। खाना कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ पर इसी के पीछे चेंबर प्रेजेंट है, ये खाली जगह, ये वाली खाली जगह क्या कहलाती है भाई, एक्वस चेंबर। इसके अंदर एक्वस ह्यूमर नाम का फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि खाना देगा, फूड देगा, किसे, कॉर्निया को। ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज, एयर की जरूरत है, एयर तो बाहर से मिल जाएगी, ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देखो यहाँ पर दो चीज आती है, एक आयरिस और उसके बाद में आता है सिलरी मसल, जो कि यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट करके मार्क किया हुआ है, पर आप इसे अपने एग्जाम में सिलरी मसल करके ही मार्क करेंगे। देखो भाई, सिलरी मसल और आयरिस में अंतर क्या है, ये दोनों चीज है क्या। पहली चीज सिमिलैरिटी क्या है, ये दोनों के दोनों मसल्स हैं। पर देखो, आयरिस का काम क्या होता है, आयरिस एक कलरफुल मसल है। आइरिस एक क्या है भाई, कलरफुल मसल है, जो कि प्रेजेंट है इन फ्रंट ऑफ आई लेंस, जो कि क्या कर रही है, आई की कलर दे रही है। सबसे पहली बात जो हम बोलते हैं ना, तेरी नील सी झीली आंखें, तो वो जो नीली आंखें हैं वो किसकी वजह से आ रही है, आइरिस की वजह से आ रही है, तो कलर ऑफ आइस की वजह से आता है। और इसके अलावा आपको देखने को मिलता है इसके बीच में सेंटर में ये होल रहता है, जैसा कि आपको अभी डायग्राम में दिख रहा होगा, आपको फोटो में दिख रहा होगा, है ना। लड़की को नहीं देखना है, आंखों को देखना है, तो उसके अंदर आपको अंदर सेंटर में एक छेद दिखाई दे रहा है, यही छेद क्या कहलाता है भाई, प्यूपिल कहलाता है। ये जो होल है ये क्या है भाई, ये है प्यूपिल, जो कि क्या है, सेंट्रल छोटा सा होल है, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट एंटर करती है। तो आइरिस और प्यूपिल एक तरह से दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी वाली जगह पर चले जाए, जहां पर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है या फिर रोशनी आ रही है, तो आपकी आइरिस के अंदर जो प्यूपिल है ना छोटी सी, वो और छोटी हो जाएगी। और वहीं पर अगर क्या होगा भाई, अगर आप देखोगे, आप किसी अंधेरी जगह पर आए, तो आइरिस के अंदर जो प्यूपिल है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आप करके भी दे सकते हैं, अपने दोस्त को पकड़ना, उसकी आंख में एकदम टॉर्च मारना, तो टॉर्च मारने से क्या होगा, प्यूपिल जो छोटा सा होल है वो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज करके जरूर देखना। नेक्स्ट देखो भाई, लेंस। लेंस का काम क्या है भाई, लेंस सबसे पहली बात फ्लेक्सिबल चीज है, फ्लेक्सिबल चीज है, इसकी फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात, अगर सुंदर कन्या यहाँ पर बैठी है तो आपका फोकस यहीं पर होगा, पास में होगा, और बहुत दूर बैठी है तो दूर भी फोकस कर लेते हो। कैसे कर लेते हो, ये फोकस करने के पीछे दो चीजें हैं, लेंस जो कि क्या है, फ्लेक्सिबल है, फोकल लेंथ चेंज कर सकता है, और दूसरी चीज आती है सिलरी मसल, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी होने के बाद अगर लेंस फ्लेक्सिबल है तो उसको खींचना पड़ेगा, जब तो खींचेगा ना। ठीक है, वो कौन करेगा भाई, सिलरी मसल करेगा। तो सिलरी मसल का काम है फोकल लेंथ को चेंज करना अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट चीज आती है भाई, अगर हम देखें इसके पीछे चेंबर है, विट्रस चेंबर, और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, विट्रस ह्यूमर। इसका क्या काम होता है भाई, ये देखो, ये हमारी आई बॉल को शेप देता है। आई बॉल की जो शेप है वो किसकी वजह से आती है भाई, इसी फ्लूइड की वजह से आती है। आपको डायामीटर भी दिया हुआ है भाई, 2.3 सेंटीमीटर डायामीटर होता है, नियरली स्फेरिकल शेप होती है आपकी आई बॉल की। ठीक है, और ये एक ऐसा ऑर्गन है जो ग्रो नहीं होता है, ये शेप सेम रहने वाला है। क्यों, अगर ग्रो हो जाएगा सर, फोकल लेंथ वगैरह चेंज हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, है ना, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। उसके बाद में देखो भाई, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग स्क्लेरा है, नाम याद रह जाए बहुत है। कोरोइड, यहाँ पर एक टिश्यू रहता है जिसके पास ब्लड सप्लाई बढ़िया से रहती है, वो नाम रह जाए, ठीक है।
ठीक है, अब आती है रेटिना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रेटिना क्या है? इनर साइड ऑफ दी आई में पीछे की तरफ आपको एक मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, ये है रेटिना। ठीक है, अब ये रेटिना के अंदर क्या चीज है? ये एक तरह से सेंसर की तरह ही है। आप कैमरे के अंदर, डीएसएलआर कैमरे के अंदर कितने ही लेंस लगा दो, जब तक उसमें सेंसर नहीं लगाओगे जब तक काम नहीं करेगा। यही सेम चीज यहाँ पर है। आप यहाँ पर कितनी ही इमेज बना लो, आपने रियल इन्वर्टेड इमेज बना ली यहाँ पर कुछ उल्टी इस तरह की, आप उसको रिसीव कैसे करोगे? रिसीव करने के लिए होता है रेटिना, है ना। रेटिना के अंदर दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। कौन से दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं भाई? एक सेल पाया जाता है कौन सेल, याद रखना है, C4 कलर, है ना, C4 कलर, आगे पीछे नहीं भटक जाना है। और R फॉर रॉड, R फॉर रात, याद रखना है, रात के टाइम पर, है ना, नाइट विजन में आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है भाई, तो दो तरह के सेल है, एक कौन सेल और एक रॉड सेल। ठीक है भाई, ये दोनों पाए जाते हैं फोटोसेंसिटिव सेल्स। फोवा क्या है भाई? फोविए या फिर फोवा आप बोल सकते हो, ये वो पॉइंट है जो कि बिल्कुल सामने पाया जाता है आई बॉल के, ठीक है, लगभग सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है भाई? ये सबसे ज्यादा हाईली सेंसिटिव एरिया होता है जहां पर बढ़िया से इमेज बनती है। अब हमारी बुक में फोवा तो नहीं दिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट दिया है। ये ब्लाइंड स्पॉट बोलने से मतलब क्या है भाई? देखो भाई, अब पूरी की पूरी रेटिना से होते हुए यहाँ पर से बहुत सारी ऑप्टिक नर्व आ रही हैं जो कि सिग्नल लेकर जाएंगी कि भैया ऐसा दिख रहा है ना। अब उस पॉइंट पर जहां से ऑप्टिकल नर्व निकल रही हैं, सारी की सारी आई के ऑप्टिकल नर्व एक ही जगह से निकल रही है, तो इस वजह से देखने को मिलता है यहाँ इतना घुचड़ मुचड़ हो जाता है कि रेटिना में ना ही रॉड सेल पाए जाते हैं ना ही कॉन सेल पाए जाते हैं। तो कहने को तो रेटिना है, पर अगर गलती से यहाँ पर इमेज बन गई, क्या यहाँ पर सेंसर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों सेल्स हैं ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर अगर किसी में इमेज बन गई तो वो क्या हो जाएगा? ब्लाइंड हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है भाई, जो जो मैंने डेफिनेशंस बताई सब यहाँ लिख भी दी, कॉर्निया के बारे में बता दिया, लेंस, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, ये 5 ऐसे टॉपिक्स है जिनके बारे में आपको पूरा पूरा वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन ये याद रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे आते हैं भाई। नेक्स्ट चीज क्या है अपने पास में? अब आते हैं डिफेक्ट। देखो, कुछ चीज ठीक होती है तो कुछ चीज बेकार भी होती है, तो आई के कुछ डिफेक्ट्स हैं। क्या क्या डिफेक्ट्स है भाई? सबसे पहला डिफेक्ट आता है मायोपिया, जिसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नाम कैसे आया है? पॉजिटिविटी से। देखो भाई, जब दूर का ना दिखे पास का तो दिख रहा है, जब पास का दिखता है, ऐसे नाइट विजन की डिसेबिलिटी को या डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस बोलते हैं। यहाँ पर पास का तो दिखता है पर दूर का नहीं दिखता। जनरली जैसे मेरे चश्मा लगा हुआ है तो वो किसका है? मायोपिया का है। जनरली हमारी एज में जो लगा होता है वो मायोपिया का ही चश्मा लगा होता है। ठीक है भाई, ये हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही हैं। क्या होता क्या है? होता क्यों है ऐसा? हमें दूर की चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही होती? देखो, जब दूर की चीजों को देख रहे होते हैं तो क्या हो जाता है भाई? इमेज जो है कहां पर बन जाती है? रेटिना पर बननी चाहिए थी पर उससे पहले ही बन जाती है। मतलब क्या हुआ? लाइट जल्दी मिल गई। लाइट के मिलने से ही तो इमेज बनती है। लाइट रेज जल्दी मिल गई, मिलना उन्हें थोड़ी देर बाद था। मतलब ये ज्यादा शाना हो गया, ये जल्दी लाइट को मिला रहा है, तो आपको क्या करना है? लाइट को मिलने से रोकना है। तो आप जब इसे करेक्ट करोगे तो ऐसा लेंस इस्तेमाल करोगे जो लाइट को दूर दूर कर दे, मतलब डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल करोगे। कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे? कनकेव लेंस इस्तेमाल करोगे। ये चीज हो गया, आपने समझ लिया डिफेक्ट है क्या और इसे ठीक कैसे करना है। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? हुआ क्यों ऐसा? देखो, दो रीजन हो सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है? फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई? छोटी हो गई। या फिर आप बोल सकते हो आई बॉल क्या हो गई भाई? जरूरत से ज्यादा बड़ी हो गई। देखो, यही पॉइंट्स को यहाँ पर बताया गया, ये पूरे पूरे याद रहने चाहिए आपको। क्या बोला? कॉजेज ऑफ मायोपिया। मायोपिया के क्या कारण हो सकते हैं? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, जिसका मतलब क्या है? फोकल लेंथ का जरूरत से ज्यादा छोटा हो जाना, और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का बड़ा हो जाना। जरूरत से ज्यादा आई बॉल का क्या हो जाना? बड़ा हो जाना। करेक्ट कैसे करेंगे? हम करेंगे कनकेव लेंस। ठीक है भाई, ये हो गया। इसी तरह से इसका जस्ट उल्टा, किसी को पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है। जनरली हमारी मम्मियों में होता है ना, मम्मियों में होता है। सुई वगैरह में जब धागा डाल रहे होते तो बुलाते हैं कि आइयो भाई एक बार डाल दे, है ना। तो यही चीज क्या कहलाती है? हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पर क्या हो रहा है? फार साइटेडनेस, दूर की चीजें दिखाई दे रही है, पास की चीजें नहीं दिखाई दे रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? देखो भाई, इमेज यहाँ पर क्या होता है? जब आप पास की चीजों को देख रहे होते हो तो इमेज बन रही होती है बिहाइंड रेटिना, रेटिना के पीछे बन रही है। क्या रीजन हो सकता है भाई? रीजन ये हो सकता है फोकल लेंथ जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाए,
या फिर आई बॉल क्या हो जाए भाई, आई बॉल जरूरत से ज्यादा छोटी हो जाए। बिल्कुल जस्ट उल्टा है, वहां पर क्या था, फोकल लेंथ छोटी और आई बॉल बड़ी, यहाँ पर था फोकल लेंथ बड़ी आई बॉल छोटी, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम्स आपको दोनों के याद रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे। जब ये वाला कब बनाना है, जब आपको बोले डिफेक्टेड आई, जब आपको बोलो करेक्शन ऑफ आई, तो ये वाला बनाना है। ठीक है, करेक्ट कैसे करेंगे, लाइट रे जल्दी नहीं मिल पा रही है तो ऐसा लेंस लाना है जिसको मिला दे, है ना। तो आपको कन्वेक्स लेंस लगाना है जो कि क्या है, कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग मतलब लाइट को मिलाने वाला है। ठीक है भाई, ये हो गया। देखो यही चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया है, कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया क्या है, फोकल लेंथ जो हो बिकम्स वेरी लॉन्ग, लंबी हो जाए, फोकल लेंथ बड़ी हो जाए, और आई बॉल क्या हो जाए, जरूरत से ज्यादा छोटी हो जाए। करेक्शन कैसे करेंगे भाई, एक हम कौन सा, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे। अगर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डायग्राम के हिसाब से सारी चीजें याद रखेंगे ना, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। एक चीज ध्यान रखना, कन्वेक्स, ये हमने 3 टॉपिक करे अभी तक, आई पक्का पक्का आएगा, और मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पक्का पक्का आएगा। 90% चांसेस है इन्हीं 3 टॉपिक से आपका पेपर आ जाएगा। पर अगले वाले, ये 3 तो सब कर लेते हैं, अगले वाले जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे टॉपिक है अगर आ जाए तो 90% बच्चे नहीं कर पाते हैं। यही वो पॉइंट है जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। देखते हैं भाई, सबसे पहले आता है तीसरा डिफेक्ट जो कि क्या है अपना, प्रेसबायोपिया, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पर क्या होता है, बुढ़ापे के टाइम पर ना ही पास की चीजें दिखती है ना ही ज्यादा दूर की चीजें देखती हैं। अगर दादाजी को देखोगे न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो दूर रख के पढ़ रहे हैं, और अगर तुम जा रहे हो उनके पास तो वो पास बुलाकर बोल रहे बेटा यहाँ पास आ, दिखे तो सही कौन है, किसका लड़का आया है ना। तो ये चीज हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, ना ही बहुत ज्यादा दूर की ना ही बहुत ज्यादा पास की चीजें दिखाई देती है। यहाँ रीजन क्या है, क्या यहाँ एक्सेसिव कर्वेचर वगैरह बोलोगे, नहीं, यहाँ पर आप सीधा बोलोगे सिलेरी मसल जिसको फोकल लेंथ चेंज करनी थी वो वीक हो गई, और इसी तरह से हमारा जो आई लेंस था जो चेंज करने वाला था, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी घट गई। देखो क्या हुआ, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल वीक हो गई और फ्लेक्सिबिलिटी घट गई। डिमिनिशिंग मतलब घटना, है ना, ये हो गया। करेक्शन कैसे करना है, या तो आप कन्वेक्स कनकेव लेंस के 2 अलग अलग आप चश्मे लगा लो, या फिर एक ऐसा लेंस लगा लो जिसमें दोनों आ जाए, जिसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। आपके एमसीक्यू में बाईफोकल लेंस करके बहुत पूछा जाता है। आप क्या करेंगे, चश्मा ऐसा लगाएंगे, देखो चश्मा इस तरह का होता है, अगर आप देखोगे अपने दादाजी वगैरह का चश्मा तो आपको देखने को मिलेगा ऊपर दूर की चीजों को देखने के लिए, मतलब मायोपिक आई के लिए आप करेक्शन करोगे। मायोपिक आई के लिए कौन सा करेक्शन होता है भाई, कमेंट बॉक्स में बता दो। मायोपिक आई के लिए हम करेक्शन करते हैं भाई यहाँ पर कॉनकेव, है ना, ऊपर की तरफ कॉनकेव लेंस होता है और नीचे की तरफ कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगर आप इस चश्मे को साइड से देखोगे तो आपको कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऊपर से कॉनकेव है और नीचे से कॉन्वेक्स है ना, मिक्स मिक्स लेंस होता है। यहाँ पर समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा अगर आप टच करके देखोगे तो आपको ढंग से पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब अगली चीज आती है भाई, यहाँ पर आकर आई की सारी चीजें खत्म होगी। अब आता है भाई, जब हम लाइट को, हमने लाइट को लाइट वाले चैप्टर में क्या करा भाई, लेंस से भेजा, मिरर पे टकराया, स्लैब से भेजा, सब कुछ कर लिया। अब तक ऑब्लिक सरफेस, ऐसी 2 सरफेस जो एक दूसरे के साथ कुछ एंगल में थी वहां पर से नहीं भेजा। एक्चुअली में क्या होता है, अगर किसी भी एंगल पे 2 सरफेस हो वहां से आप रिफ्रैक्शन कराओ तो वो रिफ्रैक्ट जो एंगल वाली सरफेस है, पहली बात उसे क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। अब प्रिज्म के यहाँ पर आपके 3 डायग्राम आते हैं, बच्चे सीधा डायग्राम रखते हैं, 3 डायग्राम आते हैं, एक ये स्पेक्ट्रम वाला और एक तीसरा न्यूटन प्रिज्म वाला। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली में बनाए कौन सा पूछा गया है, तो समझो भाई ध्यान से। सबसे पहली बात, अगर आपको यहाँ पर बोला रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास प्रिज्म, सबसे पहली बात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताया किससे, ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन, सिंपल आपसे। यहाँ पर एक चीज और पॉइंट करने वाली है कि यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है, मोनो का मतलब हो गया 1, क्रोमैटिक का मतलब हो गया कलर, एक कलर की लाइट, व्हाइट कलर इसमें नहीं आता है ना। अगर आप बोलोगे व्हाइट कलर में सारे 7 के 7 कलर होते हैं, सतरंगी होता है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन से कलर की, जैसे लेजर लाइट है, लेजर लाइट या तो ग्रीन कलर की होगी या तो रेड कलर की होगी या ब्लू कलर की होगी, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर लेजर लाइट को भेजोगे तो लेजर लाइट कुछ इस तरह से बेंड होते हुए जाएगी। कैसे जाएगी समझते हैं, देखो ये एयर है, ये ग्लास है। अगर आप देखोगे यहाँ पर आपने नॉर्मल बनाया, आपको एक चीज याद होनी चाहिए, एयर जो कि रेयर है और ग्लास जो कि डेंसर है। रेयर से डेंसर टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो गई, यहाँ पर क्या हो गया भाई, ग्लास से एयर वापस अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो गई। ये लाइट कुछ इस तरह से बेंड होती हुई जा रही है। जो लाइट जा रही है इंसिडेंट रे, जो अंदर रिफ्रैक्ट हो चुकी है रिफ्रैक्टेड रे, और जो टकराकर बाहर आ गई
इमरजेंट रे। याद रखना है, ये देखो जो एंगल आई है, एंगल ई है, ये मार्क कर सकते हो इंसिडेंट रे का एंगल, इंसिडेंस एंगल, इमरजेंट रे का एंगल, इमरजेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल। अब यहाँ पर काम की चीज क्या आती है, अगर आप ये देखोगे इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, इमरजेंट रे ऐसे निकली, तो कितना ये भटका। अब देखो अगर यहाँ से सुंदर कन्या आ जाए और कोई सिग्मा बॉय होगा, वो देखेगा भी नहीं उस तरफ, है ना, वन वुमन वाला बंदा होगा, और वहीं पर कोई छिछोरा होगा, वो क्या करेगा, जा रही है देख, तो कितना भटका वो डिपेंड करता है कितना सख्त लौंडा है कि नहीं है। तो ऐसे ही कि जो एंगल है कि कितना वो अपनी राह से भटका, यहां पर से लाइट ऐसे जा रही थी और वो कितना भटका, वो डिपेंड किस पे करता है, सबसे पहली बात जिस एंगल से भटका वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और कितना भटका वो डिपेंड करता है लाइट टू लाइट। अब ये लाइट टू लाइट प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगी, इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे भाई कितना भटक रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन जो कि डेल से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अगर आप देखोगे सिंपली, थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट सिंपल लिखता हूं कि अगर आप देखो कि लेमडा जैसे जैसे बढ़ता है, लेमडा मतलब वेवलेंथ की बारे में बात कर रहे हैं, वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ता है, डेल जो है डिफ्लेक्शन एंगल जो है घटता है। मतलब जितना ज्यादा वेवलेंथ बड़ी होगी, जितना ज्यादा सिग्मा बॉय होगा, उतना ज्यादा कम डिफ्लेक्शन करने वाला है। तो सर किसकी वेवलेंथ ज्यादा किसकी कम, तो आप याद रखेंगे जो आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपका लिखा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा है। रेड की हाईएस्ट वेवलेंथ होती है और वहीं पर वॉयलेट की लोवेस्ट वेवलेंथ होती है। क्लियर है भाई, ये हो गया। रेड में सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, मतलब सबसे कम ये भटकेगा। आपको क्या देखने को मिला, लाइट गई, रेड वाला सबसे कम भटका, ब्लू वाला सबसे ज्यादा भटक गया। क्या हो गया, व्हाइट लाइट गई तो सबको एक साथ में लेकर थी, पर रेड वाला कम भटका, ब्लू वाला ज्यादा भटक गया, इस वजह से ये कलर अलग अलग हो गए। ये जब कलर अलग हो गए, एक लाइट रे जो है, व्हाइट लाइट रे स्प्लिट हो गई मल्टीपल कलर्स के स्पेक्ट्रम में, उसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। तो जब भी आपके क्वेश्चन में बोले रे डायग्राम बनाओ डिस्पर्जन बाय ग्लास प्रिज्म, तो आपको ये व्हाइट वाला बनाना है। दो चीजों से ध्यान रखोगे, डिस्पर्जन और यहाँ व्हाइट लाइट यूज करेगा, है ना, इन दोनों वर्ड से आप समझ जाओगे कि ये वाला डायग्राम बनाना है। पिछला वाला डायग्राम किससे समझना था, रिफ्रैक्शन और मोनोक्रोमेटिक से। ये वाला कैसे समझना है, डिस्पर्जन और व्हाइट लाइट से। नेक्स्ट आता है, अगर हमने लाइट को तोड़ा है ना, कोई अगर तुम्हें तोड़ कर जा सकता है, तो कोई प्यारा इंसान आ जाए तो तुम्हें जोड़ भी सकता है ना। यही चीज किसने बनाई, न्यूटन ने बताई। न्यूटन बोलता है भैया देखो, अगर किसी ने व्हाइट लाइट के साथ बहुत बुरा करा और उसको तोड़ दिया, तो ऐसा है कि चाहो तो आप उसे जोड़ भी सकते हो। क्यों, जितना तोड़ने वाला कोई बुरा इंसान था, उतना ही अच्छा कोई इंसान आना चाहिए। तो यही चीज देखो, तोड़ने वाला ऐसा सीधा प्रिज्म रखा, तो इसी को जस्ट उल्टा कर दिया तो उतना ही जोड़ देगा। क्या मिला आपको, व्हाइट लाइट गई थी, व्हाइट लाइट टूटी ब्लू और रेड में, और वापस मिलकर क्या हो गई भाई, व्हाइट कलर मिल गए। यहाँ पर बहुत ज्यादा एंगल वेंगल पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है भाई। ये हो गया। एक चीज मार्क जरूर करनी है कि टू आइडेंटिकल प्रिज्म है। अब इसमें गलती क्या कर दिया, अब सबसे पहली गलती तो चूज करने में गलत कर देता कौन सा प्रिज्म बनाना है। और एक और है, यहाँ पर एक गलती ये भी करते हैं, जब ये वाला डायग्राम बनाते हैं बच्चे, यहाँ पर सेंटर के अंदर भी एक स्ट्रेट सिंगल लाइन ही दिखाते हैं और यहाँ पर आकर दो में स्प्लिट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, फर्स्ट पॉइंट से ही दोनों लाइट्स, दोनों कलर स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है भाई। अब आता है, एक हमने डिस्पर्जन समझ लिया। अब अगला फिनोमेना आता है अपने पास में, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों, जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट की स्पीड बदलती है। आप खुद ही सोचो, गाड़ी भागे भागे आ रही है, एकदम स्पीड चेंज करोगे, बढ़ाओगे या घटाओगे, तो खिसकने के चांसेस है ना, खिसकने के चांसेस, स्किड कर सकती है। वही चीज यहाँ हो रही है, एकदम स्पीड ऑफ लाइट में अंतर आता है, इस वजह से लाइट जो है बेंड कर जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। और जब वही रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर की वजह से हो तो उसे बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है भाई। देखो हमारी अर्थ ये रही, हमारा गोला ये रहा, ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। हमें पता है जैसे जैसे ऊंचाइयों पर जाते हैं हवा पतली हो जाती है ना, हमारी भी हालत पतली हो सकती है अगर हमारे पास पैराशूट ना हो, है ना। तो देखो भाई, ये जो ऊपर की एयर है ये क्या है भाई, रेयर है, और नीचे क्या है भाई, डेंसर है। अगर हम रेयर से डेंसर में आ रहे हैं तो लाइट तो बेंड करेगी। अब बच्चे सोचते हैं कि लाइट बस एक बार बेंड कर जाएगी, हो जाएगा, नहीं। एक चीज समझो
कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली धीरे 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 मीडियम चेंज हो रहा है, एक ही दम से चेंज नहीं हुआ। यहाँ से रेयर था, थोड़ा सा डेंसर हुआ, और थोड़ा डेंसर हुआ, और थोड़ा डेंसर हुआ, और बढ़ता गया। इसी वजह से यहाँ कर्व्ड लाइन आपको देखने को मिल रही, जिसकी वजह से क्या आता है भाई, अगर आप किसी गर्म चीज देखोगे, हलवाई के का जो कढ़ाई होती है उसके ऊपर देखोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एयर है वहां पर ऐसे ऐसे डांस कर रही होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर बार बार मीडियम चेंज हो रहा है। इसके अलावा आपको स्टार थोड़े ऊंचे दिखाई देते हैं। देखो, मान लो ये स्टार की लाइट यही आ रही थी, यहाँ पर एक स्टार था, स्टार की लाइट कुछ ऐसे आ रही थी और बेंड होकर यहाँ चली गई। अब देखो, कोई इंसान अगर यहाँ पर से देख रहा है, मान लो चिंकी यहाँ से बैठे बैठे यहाँ देख रही है, तो चिंकी ये थोड़ा ना सोचेगी कि लाइट बेंड होकर आई होगी, उसको तो यही लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है, स्टार यहाँ पर होना चाहिए, एक्चुअली में था यहाँ, दिख यहाँ रहा है, तो मतलब क्या हुआ, एक्चुअली में यहाँ ऐसे था। ऐसे बताता हूँ भाई, मान लो इस पॉइंट पर क्या है भाई, हमारा स्टार है, लाइट ऐसे आ रही है, पर मुझे मुझे क्या लगेगा भाई, मुझे लगेगा ये स्ट्रेट लाइन से आई होगी, स्टार ऊपर लगेगा, है ना। एक्चुअली में यहाँ था, यहाँ मुझे लगा, ठीक है। अपरेंट अगर आप पोजीशन देखोगे स्टार की, वो ऊंची लगती है। इसी सेम फिनोमेना पे अगर आप सन के बारे में देखोगे, तो सन एक्चुअली में होराइजन से पहले, होराइजन का मतलब क्या होता है, अगर आप अपनी अर्थ सरफेस पे ऐसे हाथ करके खड़े हो जाओ, तो आपकी जो हाथ वाली लाइन है ना, वही होराइजन है, ठीक है। तो अगर आप होराइजन पे देखो, होराइजन से नीचे सन रहता तो आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, आपको ऊपर आने पर दिखाई देना चाहिए। पर एक्चुअली में अगर सन नीचे है हल्का सा, तो भी हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाइट रे जानी थी सीधी, पर बेंड हो जाएगी, मेरी आंखों तक पहुंच जाएगी, मुझे दिखाई दे जाएगा। यही इसी कारण से हमें सन 2 मिनट पहले से लेकर सन बिल्कुल सेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। मतलब दिन की ड्यूरेशन करीब करीब 3 से 4 मिनट बढ़ जाती है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देखो, अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन्स डिस्क हो गया। इसके अलावा क्या हो गया भाई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये मीडियम बिल्कुल कंटिन्यूस है? नहीं, हवा चली तो मीडियम चेंज हो सकता है ना। इसकी वजह से क्या होता है, बेंडिंग तो हो रही है, ऐसे बेंडिंग हो रही है, पर थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऊपर नीचे होती जा रही है। तो कभी कभी वो लाइट रे मेरी आंख तक पहुंच जाएगी, कभी कभी नहीं पहुंचेगी। अब स्टार में दिक्कत क्या है, स्टार में 1-2 ही लाइट रे आ रही हैं। अब वो 1-2 पहुंच गई तो मुझे स्टार दिखाई देगा, नहीं नहीं दिखाई देगा। वहीं पर प्लैनेट के बारे में बात करें, प्लैनेट इतना पास में है, उससे इतनी सारी हजारों लाइट रे आ रही है, 1000 में से 500 भी आ गई, मुझे दिखाई देगा, है ना। इसी कारण से क्या होता है, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते पर स्टार ट्विंकल करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि स्टार बहुत दूर है, वो पॉइंट सोर्स, एक सिंगल लाइट रे के सोर्स की तरह काम, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है भाई अपना इस चैप्टर का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। लाइट जो है स्कैटर हो सकती है। लाइट अगर किसी मीडियम से होते हुए जाए जहां पर पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, तो लाइट टकरा सकती है। अब देखो, मान लो ये हमारा पार्टिकल है, लाइट क्या है, एक वेव है, तो लाइट ऐसे वेव के फॉर्म में आ रही है, तो कभी कभी हो सकता है ऊपर से निकल जाए, और कभी कभी हो सकता है इस तरह से टकरा जाए, है ना। अब देखो, ये ऊपर से निकलने वाला फिनोमेना जब कब ज्यादा होगा, जब वेव बहुत बड़ी होगी। अगर वेव इतनी बड़ी होगी तो बहुत ज्यादा चांसेस है बड़े से बड़े पार्टिकल से भी ऊपर निकल जाए। वेव कितनी बड़ी है उसी को तो बोलते हैं वेवलेंथ, है ना। तो ये चीज याद रखेंगे, अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो स्कैटरिंग क्या होगी भाई, स्कैटरिंग जो टकराने वाला प्रोसेस है वो क्या हो रही होगी, घट रही होगी। अगर स्कैटरिंग के मैं सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं, जब लाइट रे क्या होती है, रैंडम रिफ्लेक्शन करती है एटमॉस्फेयर में या फिर आसपास प्रेजेंट छोटे छोटे पार्टिकल से, उसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। रैंडम रिफ्लेक्शन जब हो रही, ठीक है, तो यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ने से क्या होता है, स्कैटरिंग घटती है। ये हो गया। अगर पार्टिकल साइज बढ़े तो, अगर पार्टिकल बड़े कर दे तो ऑब्वियसली बात है, जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा चांसेस होगा कि स्कैटरिंग होगी, मतलब टकराने वाला फिनोमेना होने वाला है, ठीक है। जब यही चीज कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर होती है, मान लो आपने क्या करा भाई, दूध के अंदर आपने लाइट ऐसे भेज के देखी, तो वो भी आपको दिखेगी, तो उसे क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया। क्या होता है भाई, आपको डस्क की रूम में, अगर मान लो हॉलीवुड की मूवी में आपने देखा होगा, कुछ सीन में से लाइट रे आती हुई दिखाई देती है, वो कैसे है, वो उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, जब आपको लाइट का रास्ता दिखाई दे रहा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो समझ में आ गया। अब आता है भाई, जो इसके क्वेश्चन आते बड़े अजीब आते हैं। कभी बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, इसी वजह से हमारा स्काई ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, और कभी बोलते हैं कि हमें क्या करना है, रेड कलर दिखाना है डेंजर साइन में, हमें रेड डेंजर साइन को देखना है, इस वजह से हम रेड कलर का यूज करते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। एक चीज पे टिक जाओ। अब समझते हैं कौन सी चीज कब दिखाई देगी। सबसे पहली बात, एक सिंपल सा कंसेप्ट,
अगर आप सूरज को देख रहे हो, सूरज का कलर कैसा दिखाई देता है आपको? येलोइश दिखाई देता है। अब रटवा देते हैं ना, टीचर बोलते हैं व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर नहीं लगता, हमें तो येलो ही लगता है, हम तो बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं। वो क्यों लगता है समझाता हूँ। देखो एक्चुअली में लाइट कैसी आ रही है, व्हाइट आ रही है, पर व्हाइट में से जो ब्लू वाला पार्ट है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, बड़ी आराम से वो क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। हमें आसपास के एटमॉस्फेयर में कैसा कलर दिखाई देगा, ब्लू कलर दिखाई देगा। और बाकी का सारा, व्हाइट में से ब्लू कलर हटा दिया, बाकी सारा कलर हमारी आंखों तक पहुंचेगा। यही रीजन है, जब व्हाइट में से ब्लू कलर हटा देते हैं तो वो येलो येलो ही लगता है। इसका प्रूफ देता हूं, जब भी कभी कपड़े, व्हाइट कपड़े पीले पीले पड़ने लगते हैं, मम्मी क्या करती है, उसमें नील डाल, है ना, नील डालने से क्या होता है, नीला कलर और येलो कलर मिलकर क्या बनाता है, व्हाइट कलर ही बनाता है। यही रीजन है। तो वही चीज हुआ भाई, सन में व्हाइट लाइट आ रही थी, उसमें से ब्लू भटक गई, येलो हम तक पहुंची, इस वजह से सन येलो दिखा, आसपास का एटमॉस्फेयर हमें ब्लू दिखा। अब यही चीज सोचो, अगर पार्टिकल साइज थोड़े और बड़े हो जाए तो क्या होगा, और ज्यादा कलर स्कैटर होने लग जाएंगे। तो आपको देखने को मिलता है, जब सूरज ढल रहा होता है उस टाइम पर पार्टिकल साइज थोड़े बड़े होते हैं, और एक्चुअली में रास्ता भी ज्यादा बड़ा होता है जो कि लाइट को ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको क्या होता है, रेड कलर का दिखाई देता है। अगर आप किसकी बात करो, बादलों की बात करो, तो बादल में पार्टिकल, वाटर के ड्रॉपलेट बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है भाई, इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि बादल किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। उसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सब स्कैटर हो जाते हैं। सबके सब स्कैटर हो गए तो किस कलर के दिखाई देंगे, व्हाइट कलर के दिखाई देंगे। क्लियर है भाई? इसी के साथ में अपना चैप्टर हुआ फिनिश। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे सब के सब मैंने करा दिया है। ऑल द बेस्ट भाई, पूरा का पूरा काम हो गया है, डन। अब ये चैप्टर्स को समझ लिया है, ये चैप्टर इजी भी था है ना, पर लाइट वाला चैप्टर ऐसा है जो सबको फंसा देता है। तो लाइट चैप्टर पढ़ने के लिए आपको वीडियो दे दी है, देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे